मैं मध्य प्रदेश, देश का दिल। मेरी हर नदी एक कथा है, हर पर्वत किसी ऋषि का तपोवन। मेरी माटी समय की किताब है, जिसकी पहली पत्ती भीमबेटका की दीवारों पर लिखी गई, जब सभ्यता के पास शब्द नहीं थे पर कल्पना थी। फिर मेरे भीतर शांति की भाषा उगी सांची के स्तूपों में। मेरे उज्जैन से समय नापा गया। कालिदास ने ऋतुओं को शब्द दिया, विक्रम संवत ने मेरे आसमान पर काल की पहली रेखा खींची। मेरी हवाओं ने रूपमती बाज बहादुर की धुनें सुनी। मेरे बुंदेलखंड ने वीर आल्हा उदल की कहानियां सुनाई। गोंडवाना ने अस्मिता संजोई। औपनिवेशिक समय में भी मेरे लोक गीतों में आजादी की गूंज बजती रही। मध्य प्रदेश पूरी समग्रता से देखें तो ये हर दृष्टि से एक आदर्श प्रदेश है। भौगोलिक संरचना में देखें तो यहाँ नदियाँ हैं, 12 नदियाँ हैं, जलाशय हैं, यहाँ विशाल जंगल हैं, यहाँ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, यहाँ पुरातत्व की बेशुमार सामग्री है जो इसे इतिहास से जोड़ती है। यहाँ धार्मिक पर्यटन की दृष्टि भी देखें तो मध्य प्रदेश में इतनी विविधता है कि वो एक साथ बाकी किसी जगह आपको संभव नहीं होगा। फिर यहाँ वन्य प्राणियों का एक अद्भुत संसार है जो इतना समृद्ध संसार हिंदुस्तान के भी किसी दूसरे हिस्से में नहीं है जितना यहाँ है। खनिज संसाधन से भरपूर है ये बड़ा शांत स्वभाव के मनुष्यों का निवास है। ये आपको मध्य प्रदेश बाकी प्रदेशों की तरह मध्य प्रदेश में कभी कोई बहुत बड़े हंगामे कभी नजर नहीं आते हो। मुझे यूं ही भारत का हृदय नहीं कहते। मैं संस्कृति भी हूँ, इतिहास भी, प्रकृति भी और विकास भी, अजब भी, सबसे गजब भी। एमपी अजब है, सबसे गजब है। 1 नवंबर 1956 में नए रूप में जन्मा। 4 दिशाओं की मिट्टी लेकर मैं मध्य प्रदेश बना। महाकौशल मध्य भारत, इसमें विदर्भ वाला हिस्सा महाराष्ट्र में चला गया। विंध्य प्रदेश, भोपाल, एक देह एक धड़कन। गठन से पहले राज्य पुनर्गठन आयोग के न्यायमूर्ति फजल अली, सदस्य के.एम. पड़ेकर, हृदयनाथ कुंजरे ने मेरे अंचलों का दौरा किया। 9 अक्टूबर 1955 को कांग्रेस कार्य समिति ने रिपोर्ट पर मुहर लगाई। 10 अक्टूबर 1955 को रिपोर्ट प्रकाशित हुई। 10 अप्रैल 1956 विधेयक संसद में, 11 सितंबर को पारित और 1 नवंबर को मैं अस्तित्व में आया। हमारे यहाँ जो पुराना मध्य प्रदेश था वो मध्य प्रदेश नहीं, उसका नाम था मध्य प्रांत, सीपी एंड बरार। तो उसमें से बरार मतलब विदर्भ वाले उसके 9 जिले थे वो मराठी भाषी थे, तो वो निकल के महाराष्ट्र में मिला दिए गए। तो महाकौशल वाला हिस्सा बचा, उसी का एक हिस्सा माना जाता था हमारा छत्तीसगढ़। दक्षिण कौशल कहते हैं उसको। ये एक हिस्सा रह गया। विंध्य प्रदेश एक छोटा राज्य था, उसको भी मिलाया, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी कि इसमें मिलाया जाए, वो अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाए रखना चाहते थे। मध्य भारत वाला जो इलाका था जिसमें मुख्यतः ग्वालियर और इंदौर होलकर, ये 2 रियासतों का इलाका था, और भी छोटी मोटी बहुत सारी रियासतें थी उसमें। इनकी इच्छा ये थी कि ये स्वतंत्र रहें, अधिकतम ये कर दिया जाए कि भोपाल को और उनमें मिला दिया जाए। जो भोपाल पार्ट सी स्टेट बहुत छोटा राज्य था उस समय, तो सीहोर और रायसेन 2 ही जिले थे। भोपाल खुद 1972 में जिला बना। तो इस तरह अनमने से भाव से ये प्रदेश बना। मेरी पहली विधानसभा 328 विधायकों से बनी। मध्य प्रांत के 150, मध्य भारत के 88, विंध्य प्रदेश के 60, भोपाल से 30। मेरे पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, आजादी के सिपाही, जनता के नेता। उस रात अमावस्या थी, दिवाली भी। किसी ने कहा आज तो अमावस्या है। शुक्ल जी शपथ से पहले मुस्कुराए, कहा अंधेरे को मिटाने ही तो हजारों दिए जल रहे हैं। ये ठीक है कि रविशंकर जी शुक्ल, क्योंकि जो नया मध्य प्रदेश बना था उसका सबसे बड़ा जो घटक दल के घटक राज्य कहना चाहिए वो तो महाकौशल था। और विधायकों की संख्या भी 150 थी। मध्य भारत से 90 आए थे, विंध्य से 60 आए थे, भोपाल के 30 थे। तो सबसे ज़्यादा विधायक भी मध्य प्रांत वाले हिस्से से ही आए थे, महाकौशल वाले हिस्से से। और सबसे अधिक वरिष्ठ वही थे, 80 वर्ष की उम्र थी उस समय उनकी।
इसलिए उनको ही यहाँ नेतृत्व का वो सौंपा गया। फिर यहाँ जो CS थे अपने HS कामत साहब ICS थे, वो भी नागपुर से ही आए थे। तो एक परंपरा की दृष्टि से भी देखें, यदि प्रशासनिक परंपरा की दृष्टि तो भी मध्य प्रांत का जो दावा था वो दूसरे प्रांतों से ज़्यादा ऊंचा था। राजधानी पर मत विमर्श हुआ। आयोग ने जबलपुर सुझाया, पर संवाद और सहमति की मशाल ने भोपाल को केंद्र बना दिया। मैंने सीखा, बड़ा होना ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। जबलपुर को राजधानी बनाने का जो अनुशंसा थी वो राज्य पुनर्गठन आयोग की थी। आयोग ने अनुशंसा की थी कि नागपुर के बाद अब ये राजधानी जबलपुर होगी। लेकिन कुछ और अन्य कारण ऐसे थे, जैसे भोपाल के पास बड़ा तालाब था जिसमें 5 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने की क्षमता थी। बहुत बड़ी ताकत थी ये। यहाँ नवाबी रियासत के ज़माने के इतने सारे भवन थे बड़े बड़े कि यहाँ कार्यालय और ये तत्काल खोले जा सकते थे। जब तक नया मध्य प्रदेश की नई राजधानी की संरचना होती तब तक भी काम चलाने लायक यहाँ भवन उपलब्ध थे। एक नाजुक मामला है। भोपाल का नवाब बहुत चतुर चालाक था। वो भोपाल को स्वतंत्र देश की तरह रखना चाहता था। वो कभी ये नहीं चाहता था कि इसका भारत में विलय हो। भूगोल इस बात की इजाज़त नहीं देता था कि पाकिस्तान में चला जाए, यदि पाकिस्तान की तरफ उसका झुकाव था। और ये भोपाल के ये मुस्लिम लीग परस्ती वाले थे। तो ये भी अच्छा, मुस्लिम आबादी भी थी यहाँ। तो ये भी एक कहीं ना कहीं ये धारणा ये रही कि यहाँ यदि राजधानी होगी तो प्रशासनिक नियंत्रण के साथ साथ पुलिस बल की भारी मौजूदगी के कारण यहाँ एक नियंत्रण करना संभव रहेगा। मेरे भीतर 2 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग धड़कते हैं जो देश में और कहीं नहीं, महाकाल और ओंकारेश्वर। महाकाल दक्षिणमुखी, समय के पीठासीन, उनकी अद्भुत भस्म आरती। ओंकारेश्वर नर्मदा की बाहों में द्वीप पर प्रतिष्ठित। मैहर 51 शक्ति पीठों में मेरे माथे का तिलक। उज्जैन जैसे हम कहते हैं उज्जैनी, ये तो अवंती का पौराणिक नगरी है। भारत की 7 जो पौराणिक नगरियां हैं उनमें से एक है उज्जैनी हमारी। और यहाँ सांदीपन ऋषि का आश्रम हुआ करता था, जहाँ श्री कृष्ण और श्री बलराम और उनके मित्र सुदामा ये सब शिक्षा के लिए यहाँ आए हुए थे। तो ये जो एक मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनाने की जो परिकल्पना है शिक्षा में, उसके सारे आधारभूत आयाम, सारे सोपान मध्य प्रदेश में विद्यमान थे। और संयोग से आज भी उनमें से अधिकांश की उपस्थिति है। तो आज चाहे वो हमारे उज्जैनी का महाकाल लोक हो या ओंकारेश्वर, जहाँ आदि शंकराचार्य ने शिक्षा ग्रहण की गुरु गोविंद दास से, तो उसे भी उस रूप में विकसित। फिर हमारे यहाँ अयोध्या में तो राम भगवान हैं, अयोध्या में राजा राम, वो ओरछा में राजा राम। देश की सबसे बड़ी ताजुल मसाजिद भी मेरे पास है, जहां लगभग 1 लाख लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। 18 मंजिला ऊंची मीनारें संगमरमर के गुंबजों से सजी है। मस्जिद के बीचों बीच पानी से भरा एक बड़ा सा वजूखाना है। मोतिया तालाब और ताजुल मसाजिद को मिलाकर 14,52,000 स्क्वायर फीट में फैली है। सबसे पहले तो ये मस्जिद है, इबादत की जगह है, यहाँ नमाज पढ़ी जाती है। और फिर ये जो है गया मदरसा है, इसमें अरबी की तालीम और इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाई जाती है। तो ये इसका बुनियादी काम है ये। लेकिन एक तहजीबी नमूना भी है, ऐसी अजीम शान चीज़ है। तकरीबन 100-200 लोग रोज़ाना देखने आते हैं, तो उसकी अहमियत अपनी जगह पर है। शाहजहाँ बेगम जिन्होंने इस मस्जिद को तामीर किया है, उन्होंने ये मस्जिद बनाई, और शाहजहाँ बादशाह ने जो दिल्ली में बनाई थी वो इससे 1/3 छोटी है। न सिर्फ ये कि भोपाल में बल्कि बाहर भी हिंदुस्तान के शहरों में भी
हर जगह ताजुल मसाजिद का बड़ा ज़ोर है और हर एक जानता है। और जब उन्हें मालूम होता है कि हम भोपाल से आए हैं, और इत्तेफाक की बात यह है कि जिस शख्स ने इस मस्जिद को कंप्लीट किया है वो मेरे वालिद थे, फादर थे। अमरकंटक से निकली नर्मदा मेरी जीवन रेखा है और मैं नदियों का मायका। नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, माही, बेतवा, ये नदियां मेरे खेतों को जल, मेरे नगरों को जीवन और मेरी आस्था को अर्थ देती हैं। इसलिए मैं देश के लिए जीवन दायिनी हूँ। और निश्चित रूप से ये पुराने ऋषियों मुनियों की तपस्या स्थली भी रही। नर्मदा के, हमारी जो पूरी नर्मदा है, जो मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा ही है, नर्मदा के तट पर हमारे यहाँ ऋषियों मुनियों के भी वो रहे हैं, प्रवास होते रहे हैं और उनके आश्रम भी रहे हैं। और मध्य प्रदेश क्योंकि नदियाँ भी हैं और मध्य प्रदेश की एक बड़ी पहचान भोपाल के ताल भी हैं, और जो रामसर साइड है जो विश्व में हमें पहचान देता है। और अभी ही हमें इसी 2 साल के अंदर नए 4 रामसर साइट्स और मिले हैं जो कि हमें विश्व में पहचान देते हैं। तो कहीं ना कहीं नदियाँ और तालाब, इनको लेकर के सरकार द्वारा जो है कई कार्यक्रम और कई कामों को किया जाता है, और अच्छा है, और बाकी जनता को भी इससे जुड़ना चाहिए। मेरे खजुराहो में पत्थर नृत्य करते हैं, मेरी सांची में शांति बोलती है, मेरी भीमबेटका में 10,000 साल की स्मृति सांस लेती है, मेरे किलों ग्वालियर ओरछा में स्थापत्य और शौर्य की छाया है। जब दुनिया के कई हिस्सों में मनुष्य शिकार सीख रहा था, तब इस धरती पर वो अपने पहले सपने दीवारों पर उकेर रहा था, भीमबेटका की चट्टानों पर। यहीं से शुरू हुई सभ्यता की पहली लकीर। यही वो भूमि है जहां सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाया, जहां सांची के स्तूप में पत्थर पर शांति लिखी गई, खजुराहो ने प्रेम को मूर्त रूप दिया और मांडू ने प्रेम को हवा में घोल दिया। मध्य प्रदेश अजब है, गजब है। भीमबेटका की पहाड़ियों पर हमने, आदिमानव ने उस तरीके से अपने जीवन को उकेर दिया जैसे हम रोज फेसबुक पे अपनी दिनचर्या को डाल देते हैं, रोज कुछ ना कुछ फोटो डालते हैं। ऐसे ही आप अगर आदिमानव का जीवन जानना चाहते हैं तो भीमबेटका की चट्टानें देखिए, उन पर उकेरी हुई पेंटिंग्स देखिए, और मानव के जो विकास का क्रम है वो पूरा मध्य प्रदेश उसको कवर कर लेता है। चाहे वो मालवा की संस्कृति हो या खजुराहो जैसे विशाल मंदिर जहाँ ऐसा लगता है जैसे मूर्तियाँ नृत्य कर रही हैं, और 64 योगिनी, न जाने कितने ही ऐसे स्मारक हैं जो मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक गौरव को दर्शाते हैं। पर हमको सिर्फ ये भी याद रखना चाहिए कि सिर्फ स्मारक ही हमारी विरासत नहीं है। हमारी वाटर बॉडीज़, हमारे खेल, नृत्य, जितनी भी अभौतिक विरासतें हैं वो भी हमारी हैं। तो मध्य प्रदेश उसमें भी बहुत रिच है। हमारी सभी जनजातियों के पास उनके नृत्य, गान, खेल आदि सब कुछ हैं जो देखने लायक है। मेरी लोक आत्मा गोंड चित्रकला की विश्वख्याति, चंदेरी की महेश्वरी साड़ियों का करघा, पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग, मांडना, भित्ति चित्र, बैगा, भगोरिया नृत्य, यही मेरी विविधता है, यही मेरा सौंदर्य। मेरे सुर युगों से गूंजते आए हैं। ग्वालियर की धरती से निकली वो तान जिसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को दिशा दी, वो तानसेन की तान थी। उसके बाद मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खान ने सितार और सरोद को एक नई आत्मा दी। उनके शिष्य उस्ताद अली अकबर खान और पंडित रविशंकर जी ने मेरे संगीत को विश्व भर में पहुंचाया। देवास की गलियों में पंडित कुमार गंधर्व ने मेरे लोक में शास्त्र का मेल किया। उनकी आवाज में मालवा की गूंज थी, बारिश की मिट्टी की खुशबू थी। उस्ताद आमिर खान साहब ने मेरे सुरों में सूफियाना गहराई भरी। उनकी गायकी इंदौर घराने की पहचान बनी।
ग ग ग म ध म ग म ग रे ग सा ग म नि ध सा ग म ध। मैहर और ग्वालियर घरानों के बाद भी मेरी संगीत परंपरा नहीं रुकी। मेरे रंगमंच ने भी दुनिया को प्रभावित किया। हबीब तनवीर ने नाचा और लोक भाषा को थिएटर की भाषा बनाया। बंसी कौल ने मेरे रंगों, प्रतीकों और लोक गीतों को आधुनिक रंगशाला में रंग विदूषक के रूप में गूंथा। मेरे लोक नाट्यों में आज भी गांव की कहानियां गाई जाती हैं, जहां हर संवाद के पीछे एक राग और हर ताल के पीछे एक कथा होती है। मेरे नृत्य में खजुराहों की मूर्तियों की जीवंतता है। मेरे लोक में भगोरिया और गोंड नृत्य की ऊर्जा है। मैं संगीत भी हूँ, रंगमंच भी, और वो धड़कन भी जो पीढ़ियों से मेरे दिल में बसती आई है। आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी चले जाइए, मध्य प्रदेश में हर 50 कदम पर दाल का स्वाद बदल जाता है। मध्य प्रदेश में हर 50-100 किलोमीटर के बीच पहनावा, बोली भाषा, थोड़े बहुत रीति रिवाज, सब कुछ बदल जाता है। और यही अनेकता हर चीज़ की इस मध्य प्रदेश को और रिच बनाती है। यहाँ की लोक संस्कृति कह लीजिए, यहाँ का संगीत कह लीजिए, अपने आप में अद्भुत है। और सब कुछ जो इस मध्य प्रदेश में है, वो पूरा कल्चर इसकी मिट्टी से जुड़ा हुआ नजर आता है, जो आज भी कायम। भौगोलिक रूप से मैं देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य हूँ, लेकिन सबसे अधिक जंगल भी मेरे पास है। इसलिए सबसे पहले विलुप्त हो चुके चीते मेरी गोद में खेलने आए। मेरे सिर पर सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान होने का ताज है 11 नेशनल पार्क। मैं इस मामले में देश में पहले नंबर पर आता हूँ। इन्हीं जंगलों ने रुडयार्ड किपलिंग को द जंगल बुक की प्रेरणा दी। मेरे पेंच राष्ट्रीय उद्यान से मोगली की कल्पना निकली। मेरे पन्ना से लेकर पेंच, बांधवगढ़ सब दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। मैं देश में सबसे ज्यादा बाघों वाला राज्य हूँ, और मैं लेपर्ड, घड़ियाल और गिद्धों का भी सुरक्षित घर हूँ। लगभग 93,000 किलोमीटर मेरे जंगल देश के फेफड़े हैं। मैं हर सांस में हरियाली हूँ, अजब भी, सबसे गजब भी। एमपी अजब है, सबसे गजब है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों ने न केवल वन संरक्षण में भूमिका अदा करी है, इसके अलावा टाइगर रिजर्व्स के आसपास जो स्थानीय तबका है, आदिवासी बाहुल्य है, वहाँ पर विकास हुआ है और लोग पर्यटन के जरिए इसको रोजगार का एक अच्छा साधन है। और 11 जो नेशनल पार्क हैं उनमें चीता भी आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 3 जो बड़ी कैट फैमिली के मेंबर्स हैं, लेपर्ड है, टाइगर है और चीता है। तो ये एक उपलब्धि है और इनके जरिए हम मध्य प्रदेश में न केवल सर्वाधिक बाघ हैं, बल्कि हम ये भी मानते हैं कि इनके जरिए हम लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। और जो मानव और जो बाघ का जो संघर्ष है उसको टाला भी जा रहा है। लोग बाघों के संरक्षण में स्थानीय ग्रामीण मदद भी कर रहे हैं। मैं देश की रसोई भी हूँ। मेरा शरबती गेहूं हो या सोयाबीन, मैं सोयाबीन का तो सबसे बड़ा घर हूँ, इसलिए लोग मुझे सोया प्रदेश कहते हैं। मेरे खलिहानों से देश में सबसे ज्यादा सोया निकलता है। चना, गेहूं, सरसों में मेरा योगदान अग्रणी है। अब तो होशंगाबाद, विदिशा, सीहोर में धान भी होने लगा है, बासमती की सबसे अच्छी वैरायटी भी। मंदसौर, नीमच में अफीम और मसालों की खुशबू है। गुना, शिवपुरी जैसे इलाके तिलहन और दलहन के अग्रदूत। मालवा की मिट्टी में कपास से लेकर जो बो दो सब सोना।
1956 के बाद हम मान के चलें, ये मान के चलिए आप कि हमें पानी भी मिला, बिजली भी मिली, सड़क भी मिला, सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिली। कृषि के क्षेत्र में रहा तो देखिए विस्तार तो हुआ है, सिंचाई के साधन भी बड़े हैं, उसके नहर भी बड़ी है और कृषि यंत्र और मोबाइल वगैरह सारी सुविधाएं किसानों को आई है। पहले से भी हमने उत्पादन कहीं न कहीं पानी के कारण उत्पादन सभी फसलों का बढ़ा है। हम ये नहीं कह रहे दलहन तिलहन, गेहूं का भी बढ़ा है, आपका सोयाबीन का भी बढ़ा है, मक्का का भी बढ़ा है, उत्पादन सभी फसलों के बढ़ रहे हैं। कहीं ओलावृष्टि से नुकसान हो जाता वह अलग बात है, लेकिन किसान अपनी तरफ से मेहनत करके उत्पादन बढ़ाने की क्षमता रखता है। मेरी मिट्टी में खनिजों का खजाना है, हीरा, कोयला, तांबा, लौह अयस्क, मैग्नीज, लाइमस्टोन। मैं भारत के हीरा उत्पादक राज्यों में से एक हूं और मेरे पास तांबे के सबसे बड़े भंडार हैं। मेरी मिट्टी अन्न की मां, उद्योग की भी जननी है। 1956 में 1 नवंबर को बना हुआ मध्य प्रदेश आज कहां से कहां पहुंचा है। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से ये जो हमारे 10-11 साल तो वाकई अद्भुत रहे। मेरे कारखानों में राष्ट्र रक्षा का भरोसा ढलता है। ट्रक और बुलेट प्रूफ गाड़ियां मेरी धरती पर बनती हैं। मेरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सेना के लिए गोला बारूद तैयार करती है। मेरे गांव में डिजिटल पंचायतें हैं। मेरी महिलाएं स्व सहायता समूह से उद्योग संभालती हैं। मेरे युवा स्टार्टअप में भविष्य रचते हैं। मैं नर्मदा की तरह बहता हूं, शांत पर उद्देश्य के साथ। आस्था मेरी जड़ है, विरासत मेरी पहचान और नीतियां मेरे कदमों की रफ्तार हैं। मैंने तय किया है मुझे सबसे भरोसेमंद, तेज और निवेश हितैषी बनना है। मैंने देश विदेश में लंबी यात्राएं संवाद किए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 30,70,000 करोड़ रुपयों के प्रस्तावों ने मेरा हाथ थामा। कई परियोजनाएं अब जमीन पर उतर रही हैं। लगभग 80 औद्योगिक क्षेत्र और 21,550 एकड़ औद्योगिक भूमि विकसित की जा रही है। उद्योग और एमएसएमई को 5,260 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि इसी साल दी गई। मैंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से आगे बढ़कर कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस का नया दौर शुरू किया है। जन विश्वास अधिनियम, एमपी इन्वेस्टर्स पोर्टल और जीआईएस भूमि प्रणाली, मेरी प्रक्रियाएं अब सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद हैं। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क मेरे करघों का भविष्य है। मोहासा बाबई हरित ऊर्जा उपकरणों का उभरता केंद्र बनता जा रहा है। साल 2024-25 में मेरा निर्यात 66,200 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। मेरा एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी उत्पाद अब 40 देशों तक जा रहा है। परंपरा और प्रगति एक ही नाव में बह रही हैं। 18 प्रकार की शासन की पॉलिसियां भी है। मध्य प्रदेश में आज सरप्लस लैंड बैंक है, पर्याप्त रूप से इसी प्रकार सरप्लस बिजली है। ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से रोड की बहुत अच्छी सुविधा है। हमारे 9 एयरपोर्ट है जिन पे हम भविष्य में आवागमन की दृष्टि से इन सारी चीज़ों का लाभ हमारे उपभोक्ताओं के साथ निवेशकों को भी दे सकते हैं। मैं भविष्य गढ़ रहा हूँ, ऊर्जा से उजला, तकनीक से समर्थ, मानवीयता से भरा। मेरे 5 मेगा औद्योगिक पार्क हैं, हर जिले में स्टार्टअप जोन, एआई समर्थ अस्पताल और जल संरक्षण से टिकाऊ कृषि मेरा नया संकल्प है। मैं वही माटी हूँ जिसने राजा भोज को जन्म दिया। मैंने तांबे में तलवार गढ़ी, अब सिलिकॉन में डेटा गढ़ रहा हूँ। मैंने सभ्यता देखी, अब भविष्य देखना चाहता हूँ। 1956 से आज तक का मेरा सफर उतार चढ़ाव भरा रहा है। मैंने भयानक गैस त्रासदी देखी, मैंने अपने लोगों के आंसू भी देखे और उन्हीं आंखों में पुनर्निर्माण का साहस भी। दुख मेरी स्मृति है पर आशा मेरी आदत। मैं हर बार गिरकर उठना जानता हूँ, यही मेरी धैर्य परंपरा है। मैं मध्य प्रदेश हूँ, अजब भी, सबसे गजब भी। स्थापना दिवस पर अपने लोगों को प्रणाम करता हूँ और भारत से वचन कि विकसित भारत 2047 में मैं सहभागी ही नहीं, पथ प्रदर्शक हूँ।